अभिषेचित करें डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी। सरकार से कहना चाहिए कि मुख्य अतिथि भी और सबसे बड़े गौरव स्थान पर जो हैं श्रद्धेय माननीय आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी महाराज अयोध्या से हैं और अभी कहा गया कि राम कथा के मर्मज्ञ हैं। मुझे लगता है इसी प्रकार के संतों के आशीर्वाद से राम कथा जो कभी अयोध्या से शुरू हुई थी आज पूरे लाओस, वियतनाम, कंबोडिया तक चली गई है, तिब्बत, चीन तक चली गई है। मैं सोचता था कि अयोध्या तो छोटा सा स्थान है, वहां से राम कथा शुरू हुई, इतनी दूर तक कैसे पहुंची। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के महात्माओं का आशीर्वाद होगा और यही ट्रांसमिट करते होंगे। हिंदुस्तान का तो छोड़िए और दुनिया भर के हर कोने में आज राम कथा पहुंची हुई है। इस कार्यक्रम में अभी डॉक्टर आशीष भैया जी का उद्बोधन हुआ। मैंने आशीष जी का नाम बहुत सुना था और दिव्य प्रेम सेवा मिशन का नाम भी सुना था। कई बार ईमेल से कुछ सामग्री भी मिशन की ओर से आती रहती है, लेकिन मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। और आज प्रयागराज की धरती पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और धरती प्रयागराज की है और आशीष भैया से मुलाकात हुई है और इतना महान काम कर रहे हैं कुष्ठ रोगियों के विषय को लेकर। अभी डॉक्टर रवि जी मिले थे, उन्होंने बताया था। मैं समझता हूँ कि बहुत ही पुण्य का काम है और कई बार मुझे लगता है भगवान खुद व्यक्ति चुनते हैं कि किससे पुण्य का काम करवाना है, किससे नहीं करवाना है। उन्होंने इनको चुना है, बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक माननीय मनीष कुमार जी उपस्थित हैं, उनका उद्बोधन भी हुआ और वो पहले मेरठ भी रह चुके हैं। मैं मेरठ एक आध बार उनसे मिला हूँ, अभी मैंने पहचाना, मैंने कहा मेरठ में आपसे मुलाकात हुई थी। और हिंदुस्तान समाचार का काम देख रहे हैं। हिंदुस्तान समाचार के इस पर क्या कहना चाहिए कि इस वक्त जो खिवैया हैं अरविंद मारडीकर जी बहुत पुराने जुड़े हुए हैं और अब इनके ध्यान में है या नहीं है भगवान जाने। एक बार मैं माननीय श्रीकांत जोशी जी के साथ इनके घर गया था, महाराज साहब देवराज जी के बारे में कुछ सामग्री इकट्ठी कर रहा था, तब इनके घर जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और इसका संचालन कर रहे स्वीटी जी बड़े पुराने मित्र हैं और राजेश जी जिन्होंने मुझे निमंत्रित किया, बार बार फोन किया। मैं थोड़ा बचना चाहता था कि कोहरा है तो कोहरे से जितना बचा जाए, लेकिन उन्होंने बार बार कहा कि जरूर आइए। एक बड़े लंबे अरसे के बाद हिंदुस्तान समाचार के अपने सब मित्रों से मिलने का मौका मिला। राजाराम यादव जी बैठे हैं। उत्तर भारत में यदि पूछा जाए कि भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में कुछ गिने चुने विद्वान बताइए जो उत्तर भारत के हैं, तो मुझे नहीं लगता राजाराम यादव जी के सिवा और किसी का नाम ध्यान में आएगा। लंबा अर्सा तक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहे। मैं अभी 5-7 दिन पहले ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आया हूँ। 2-3 लोगों का नाम वहाँ बार बार गूंजता रहता है, श्रीकांत जोशी जी का, ठाकुर राम सिंह जी का। और राम सिंह जी हमारे हिमाचल प्रदेश से थे, इसलिए थोड़ा बहुत मुझे भी जब उनका नाम लगता है तो मुझे भी लगता है मेरा भी कहीं ना कहीं नाम आ रहा है। श्रीकांत जोशी जी का भी नाम वहाँ सब जगह गूंजता है। मैंने 4 साल जोशी जी के सहायक के नाते काम किया है। और राजाराम यादव जी का भी नाम जब एकेडमिक सर्कल में चर्चा चलती है तो यादव जी को लोग याद करते हैं कि यादव जी वहाँ जहाँ बहुत देर रहे। डॉक्टर शांतनु जी जहाँ बैठे हैं और अन्य मित्र जहाँ सब बैठे हैं, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ बुलाया गया। मित्रों, हिंदुस्तान समाचार की स्थापना तो दादा साहब आपटे ने की थी। दादा साहब आपटे ने 2 संस्थाएं स्थापित किए थे, एक विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद कुछ मित्र चौंकेंगे कि दादा साहब आपटे ने स्थापित की थी, जो उसको निराकार से साकार का रूप देने वाले थे, वो दादा साहब आपटे थे। और दूसरा हिंदुस्तान समाचार, मैंने दोनों में काम किया है, हिंदुस्तान समाचार में भी और विश्व हिंदू परिषद का भी। दादा साहब आपटे की मैंने जीवनी लिखी थी। देखिए, जब हिंदुस्तान से लोग गए तो उस वक्त न्यूज एजेंसी जो थी, क्योंकि आखिर भाई दुनिया भर की खबरें तो चाहिए हर एक को, और लोग कहते हैं कि टेक्नोलॉजी का जमाना है और सूचना है और सूचना के बिना तो काम नहीं चलता भाई, दुनिया भर की खबरें चाहिए। लेकिन दुनिया भर की खबरें मिले कैसे? और भाई दुनिया भर में तो आपके लोग हो नहीं सकते, तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंचा देंगे, फिर जैसी खबर पहुंचाएंगे वही हम स्वीकार कर लेंगे। तो दादा साहब ने कहा कि अभी जो खबरें मिल रही हैं
वो सब अंग्रेजी में बढ़ रही है। और अंग्रेजी में भी जो भेज रहे हैं वो दुष्ट ऐसे हैं जो अंग्रेज भी हैं, जो अभी हम पर राज करके गए हैं। उनको खतरा है कि कहीं सही खबर हिंदुस्तान को मिल गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ऐसी कोई न्यूज एजेंसी बननी चाहिए जो कम से कम अंग्रेजी में खबर ना दे, अपनी भाषा में खबर दे। काम बहुत बड़ा था और इतना आसान भी नहीं था। कब्जा अंग्रेजी का ही था, और वैसे तो मुझे लगता है कुछ सीमा तक अब भी कब्जा अंग्रेजी का ही है। तो मैं भाई गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी अंग्रेजी बीच में उसी प्रकार की होगी जैसे गांव वालों की होती है। और हमने 6ठी क्लास में सीखा था कि रोशनदान है, इसको वेंटिलेटर कहते हैं। फिर किसी ने कहा वेंटिलेटर वह होता है, वह नहीं होता वेंटिलेटर। तो हमारी अंग्रेजी उसी प्रकार की है, लेकिन अंग्रेजी का कब्जा थोड़ा सख्त बना हुआ है। दादा साहब आपके उसको हटाना चाहते थे, पूरे हिंदुस्तान से तो हटा सकते थे, लेकिन खबर तो कम से कम ठीक आनी चाहिए। हिंदुस्तान समाचार उसमें से निकला था, और हिंदुस्तान समाचार पहली न्यूज एजेंसी थी जिसने हिंदी में टेलीप्रिंट शुरू किया था। उसमें बाबू जगजीवन राम का बहुत योगदान था। जगजीवन राम जो कोई हिंदी की थोड़ी लगन लगी रहती थी। मित्रों, हिंदुस्तान समाचार ने जो सबसे बड़ी बात की थी, गांव की खबरें अंग्रेजी वाला नहीं देता, क्योंकि अंग्रेजी वाला गांव की खबर दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसका अड्डा शहर में है और भारत का अड्डा गांव में है। तो जिसका अड्डा शहर में, वो शहर की खबर देगा, और गांव वाले की खबर आएगी नहीं, तो लोग समझेंगे कि यही हिंदुस्तान है। तो दादा साहब ने कहा कि जहां भारत का अड्डा है, जहां हिंदुस्तान का अड्डा, वहां से खबर आनी चाहिए। हिंदुस्तान समाचार गांव की खबर देता था, और गांव के संवाददाता, अब तो भाई संवाददाता का थोड़ा बढ़ गया, जो स्ट्रिंगर है, जो फ्री लांसर है, जो ऐसा लांसर है, जो वैसा लांसर है, 50 शब्द आ गए हैं। तो दादा साहब आपने कहा गांव में कोई व्यक्ति भी पोस्ट कार्ड पर खबर लिखकर भेज देगा तो हमें सूचना मिल जाएगी। और आप हैरान होंगे, जब चीन ने हमला किया था उससे कुछ देर पहले जो सबसे पहले खबरें दी थी तो हिंदुस्तान समाचार नहीं दी थी, क्योंकि हिंदुस्तान समाचार के लोग तो गांव में थे। जब आसपास असम के आसपास थोड़ी गड़बड़ शुरू हुई तो कुछ लोग भाई, जिसको कहते हैं ना, कई लोगों की छठी इंद्री जागृत होती है। ये अखबार वाले जो हैं ये कम वक्त ऐसे ही हैं जिनकी छठी इंद्री जागृत रहती है 24 घंटे। तो दादा साहब ने भी कुछ लोगों की छठी इंद्री जागृत करती थी। तो असम में जो ऐसी छठी इंद्री वाले थे, उन्होंने चिट्ठी लेकर भेजी कि असम में गड़बड़ होने वाली, चीन हमला करने वाला है। तो भारत सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि अंग्रेजी वाले तो बता नहीं रहे। भाई भले मानसो, अंग्रेजी वाले कहां से बताएंगे जब उनका अड्डा ही शहर में है। तो जहां गड़बड़ हो रही है वहां हिंदुस्तान के लोग बैठे हैं, हिंदुस्तान समाचार के लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान समाचार ने अपने वक्त में एक प्रकार से कहना चाहिए, हिंदुस्तान अपनी भाषा में बोले ये प्रयास किया था। इसको थोड़ा गहराई से देखिए। जब मैं कहता हूं अपनी भाषा में बोले, हिंदुस्तान आखिर किस भाषा में बोलेगा? यदि हिंदुस्तान है फिर तो अपनी भाषा में बोलेगा। यदि हिंदुस्तान नहीं है, दूसरी भाषा में बोलता है, तो उसको बोलना नहीं कहते, उसको मिमिक्री कहते हैं। आपने देखा कई लोग बिल्ली की आवाज निकालना शुरू कर देते, वो कहते हैं ये बिल्ली की मिमिक्री कर रहा है, जैसी बिल्ली बोलती वैसे बोल रहा है। अपनी भाषा में आदमी अपनी बात कहता है, दूसरे की भाषा में मिमिक्री होती है। दादा साहब आपटे ने हिंदुस्तान के जो ऊपर के लोग थे, ऊपर के में इसलिए कह रहा हूं, वो मिमिक्री कर रहे थे अंग्रेजों की, और हमें समझ नहीं आता था। और कई बार भाई जो मिमिक्री करते हैं उसकी बड़ी इज्जत बढ़ जाती है। अभी भी आपने देखा, ये अमिताभ बच्चन की मिमिक्री कर रहा है, ये फलाने की आदमी बड़ा जबरदस्त है भाई, अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल देता है। तो जब लोग अंग्रेजों की आवाज निकालते थे, हम आतंकित हो जाते थे, बड़े जबरदस्त लोग हैं भाई, कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं, क्योंकि पल्ले तो कुछ नहीं पड़ता था। दादा साहब आपटे ने हिंदुस्तान समाचार के माध्यम से, फिर किसी ने कहा दादा साहब हिंदी की बात है, सभी भारतीय भाषाएं बराबर हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बराबर है, सभी भारतीय भाषाओं में खबर मिलनी चाहिए। तमिल भाषा में क्यों मिल सकती, बांग्ला भाषा में क्यों मिल सकती? हिंदुस्तान समाचार हिंदुस्तान की, जैसे अभी शायद कहा किसी ने कि द्विवेदी जी शायद कह रहे थे, हिंदुस्तान समाचार उन दिनों भी हिंदुस्तान की 14 भाषाओं में समाचार प्रेषण का काम करता था। मित्रों, आपात स्थिति में बहुत ही गड़बड़ हुई। आप में से कुछ लोग शायद जेल भी गए हो, आपात स्थिति में गड़बड़ को बर्दाश्त भी किया हो, या किसी के माता पिता गए हो, बाद में बच्चों ने सुना हो कि भाई इस प्रकार हुआ था। आपात स्थिति में और जो गड़बड़ हुई वो तो ठीक है, लेकिन आपात स्थिति में हिंदुस्तान समाचार को बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, एक ही न्यूज एजेंसी काफी है। ये 4 न्यूज एजेंसी क्या कर रही है?
लोगों ने कहा भी भाई, वो एक संस्कृत में श्लोक आता है ना कि विचार तो जितनी दिशाओं से आए अच्छी बात है, तो खबर तो भाई जितनी दिशाओं से आए अच्छी बात है। तो आप खबर कहते किसी दिशा से ना आए, केवल एक दिशा से आए, तो ये तो डिक्टेटरशिप है। आपात स्थिति में हिंदुस्तान समाचार, यूएनआई, पीटीआई समाचार भारती सबको बंद करके सरकार ने एक न्यूज एजेंसी बना दी। तो चलिए आपात स्थिति में जितनी भाई वो संकट काल भी गया, उसके बाद जितनी न्यूज एजेंसी थी वो अलग अलग हुई, लेकिन एक बार मिल गई उसके बाद हिंदुस्तान समाचार जिंदा नहीं रह सकी। सरकार ने उसका टेक ओवर कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर सरकारी ही था, मध्य प्रदेश का था शायद, कोई मेरे ख्याल में जानते होंगे, यहीं के थे। अब ये और नई बात है भाई, प्रयागराज के थे। ये मामला प्रयागराज से तो ऊर्जा मिलनी चाहिए थी, प्रयागराज ने उसकी गड़ा घोट दिया, तो हिंदुस्तान समाचार बंद हो गई। उसके बाद मुकदमा चला, कोर्टों में केस चलता रहा कि सब सरकार को क्या हक है किसी न्यूज एजेंसी को बंद करने का। भाई सरकार तो सरकार ही होती है। तो कई साल मुकदमा चला, राजा राम यादव जी हिंदुस्तान समाचार से जुड़े रहे, बहुत साल जो मुकदमा चलता रहा, फिर मुकदमा जीत गए, तो कोर्ट ने कहा कि हिंदुस्तान समाचार जिंदा हो सकती है। लेकिन तब तक वो कहते ना कि गंगा में पानी इतना निकल चुका था, लगा कि अब इसका जिंदा होना मुश्किल है। तो एक नए व्यक्ति जो श्रीकांत जोशी जी के ध्यान में आ गया कि इसको दोबारा स्टार्ट करना है। तो जब जोशी जी ने इसको दोबारा स्टार्ट किया, बहुत लोगों ने कहा भी कि जोशी जी एक मामला बड़ा टेढ़ा है, ये 10-20 साल पुरानी बातें हैं जो आप कर रहे हो, आप बहुत आगे निकल गया है, एजेंसी की शेप ही बदल गई है, सारा मतलब सिस्टम ही चेंज हो गया है। अब न्यूज एजेंसी भारतीय भाषाओं में चलाना इतना आसान नहीं है। मेरा जोशी जी से उन्हीं दिनों संपर्क हुआ था, जिन दिनों जोशी जी इस छटपटाहट में थे कि हिंदुस्तान समाचार को दोबारा जिंदा किया जाए, और मेरा दुर्भाग्य था जो सौभाग्य था कि मुझे हिमाचल प्रदेश में से यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ने सस्पेंड कर दिया था। इसलिए नहीं कि मेरा श्रीकांत जोशी जी से संपर्क हो गया था, सरकार बदल गई थी, जब सरकार कांग्रेस की आती थी मुझे तुरंत सस्पेंड कर देती थी, उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। और श्रीकांत जोशी जी हिंदुस्तान समाचार को रिवाइव कर रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे सहायक के नाते मेरे साथ काम करिए। तो भाई चलिए, मेरे पास तो वो कहते पंजाबी कहते कुब्बे मारी लात कुब्बे मार बह गई, तो मुझे ठीक हो, मैं उनके साथ दिल्ली आ गया। मैंने 4 साल जोशी जी के साथ सहायक के नाते काम किया, और मैं जोशी जी को एक बात कहता था, मैं कहा जोशी जी आपने गलत उम्र में ठीक काम पकड़ लिया है। उम्र उनकी ज्यादा थी और काम बड़ा ठीक था, मैं कहा इसलिए गलत उम्र में ठीक काम पकड़ा है। जोशी जी इतना डेडिकेटेड थे, आप यू कैन इमेजिन इवन, जहां भी जाते थे, जहां भी घूमते थे, जिससे भी मिलते थे हिंदुस्तान समाचार की बात करते थे। और मैं हैरान था कि आदमी 24 घंटे जैसे हिंदुस्तान समाचार को ओढ़ ही दिया हो एक प्रकार से। और शुरू में मुझे विश्वास नहीं था कि हिंदुस्तान समाचार खड़ा हो जाएगा, लेकिन ये क्रेडिट को उसको श्रीकांत जोशी, उन्होंने हिंदुस्तान समाचार को, जिसको कहना था कवर से निकाल कर उसको फिर रंग रोगन किया, उसमें आत्मा का प्रवेश, क्या कहना चाहिए, प्रवेश करवाई और उसको जिंदा कर दिया। आज हिंदुस्तान समाचार भारतीय भाषाओं में खबर देने वाली एकमात्र न्यूज है। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा इस कॉन्टेक्स्ट में, पंच प्राण की बात हुई है कि मोदी जी ने कहा है कि 5 प्राण हमें लेने चाहिए, और इस प्रकार का सब चीजें ठीक है, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, एक तो अपनी भाषा को नहीं छोड़ना चाहिए। ये मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं। जिस मुल्क ने अपनी भाषा छोड़ दी वो सब प्रकार की तरक्की कर सकता है, सड़कें बहुत अच्छी बन सकती हैं, रेलवे स्टेशन बहुत बढ़िया बन सकते हैं, जहाज बिल्कुल समय पर आ सकता है, जरूरत से ज्यादा ऊंचा भी उड़ सकता है, नीचे भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन उस देश की अपनी पहचान समाप्त हो जाती है। कोई देश जिंदा रहता है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपने कल्चर, अपने इतिहास के कारण ही जिंदा रहता है, और उसको ट्रांसमिट करने का काम, उसको आगे पहुंचाने का काम उस देश की भाषा करती है। आज हिंदुस्तान का देखिए, हिंदुस्तान की जो पहचान बची हुई है वो किस लिए बची हुई है? 2 कारणों से बची हुई है हिंदुस्तान की पहचान। मैं कई बार देखता हूं 2 ऐसे संप्रदाय दुनिया में शुरू हुए जिन्होंने सब पहचानों को नष्ट कर दिया। एक इस्लाम, दूसरी क्रिश्चियनिटी। आप दुनिया की हिस्ट्री उठाइए, हर देश पर हमला किया, हर देश को कन्वर्ट कर दिया, खत्म कर दिया। आज मुझे बताइए, आप दुनिया के देशों के नाम गिनिए
कोई क्रिश्चियन देश है, कोई इस्लामिक देश है। आखिर इन देशों में क्रिश्चियनिटी को शुरू हुए 2000 साल हुए, आज 2022-23 चल रहा है, 2025-20 इधर कर लो उधर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस्लाम को शुरू 1400 साल हुए। आखिर 2000 से पहले, 1400 से पहले हर देश का कोई कल्चर, कोई लैंग्वेज, कोई भाषा थी या नहीं थी? कोई लिपि थी? इन दोनों ने मिलकर सारी दुनिया को कन्वर्ट कर लिया। और एक और जो उसमें कहा वो और खतरनाक है। अब अरब की हिस्ट्री पढ़ी, वो क्या लिखते हैं? प्री इस्लामिक अरब, आफ्टर इस्लाम अरब। प्री इस्लाम को क्या कहते हैं? जहालियत। कि वो जो प्री इस्लामिक अरब, ये मैंने कहा अरब वाले कहते हैं, यानी अरब के ही लोग अपने फोर फादर को जाहिर कहते हैं। जाहिर जहालियत फारसी का शब्द है कि मूर्ख थे, अनपढ़ थे, बेवकूफ थे, इस प्रकार के पिछड़ा पंथ सब पता। जी आखिर खोपड़ी में ऐसी क्या बात घुसी कि आदमी अपने बाप को जाहिल बोल रहा है? केवल हिंदुस्तान बचा, जिस हिंदुस्तान पर लगभग 800-900 साल राज रहा अरबों का, तुर्कों का, मुगल मंगोलों का। मैं इस्लामी का बात करता, मैं तुर्कों की मजहब की बात नहीं करता। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलीजन ऑफ अरब, मैं उनके मजहब की बात नहीं करता, मैं केवल तुर्कों की, अरबों की, मुगल मंगोलों की बात कर रहा हूं। उन्होंने 800 साल हिंदुस्तान पर राज किया। ईरान पर केवल 25 साल, जब हमला किया जीता, 25 साल के अंदर अंदर पूरा ईरान कन्वर्ट हो गया था। आपके कुस्तुनतुनिया, फलां-तुनिया, पता नहीं कितने कितने शब्द थे, सब खत्म हो गए। जा इस्लाम, जा ईसाइयत। हिंदुस्तान में बदला। 200 साल क्रिश्चियन का राज रहा, 800 साल इस्लामी का राज रहा। और हिंदुस्तान आज भी हिंदुस्तान ही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान ने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। आज भी हिंदुस्तान हिंदी में बोलता है, पंजाबी में बोलता है, तमिल में बोलता है, बंगला में बोलता है, असमिया में बोलता है। लोग कहते हैं इतनी भाषाओं में बोलता है तो हिंदुस्तान एक कैसे रह सकता है? मैंने कहा उन भाषाओं में बोलता क्या है उसको देखो। 50 भाषाओं में बात एक ही बोलता है। भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो बोल रहा है वो एक ही बोल रहा है। गुरु नानक देव सुल्तानपुर लोधी से चलकर रामेश्वरम तक पहुंचे। अब अंदाजा लगाइए रामेश्वरम कहां है। और गुरु नानक देव जी तमिल नहीं जानते थे, और तो सब कुछ जानते हो, कम से कम तमिल तो नहीं जानते थे। और रामेश्वरम वाले पंजाबी नहीं जानते थे। 10-10 दिन, 15-15 दिन किस भाषा में आपस में संवाद होता रहा। गुरु नानक देव अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। अभी जहां तवांग का पंगा पड़ा हुआ ना, वो आ रहा है तो रास्ते पर हमला कर दिया, चीन बड़े आ गए उसके बोमला के। ये सारा बोमला के आसपास है। हम बोमला जाते हैं हर साल अपने कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेकर तवांग यात्रा पर जाते हैं। तो वहां बोमला जो है, इधर हिंदुस्तान की फौज खड़ी है और उधर चीन की फौज खड़ी है। बोमला तिब्बत का हिस्सा है। जब पहली बार हम गए तो जब तवांग से 10-15 किलोमीटर आगे गए तो पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे। भाई अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी है, तो खैर हम भी हिमाचल के हैं तो हिमाचल की पहाड़ी है, इसलिए कोई नई बात तो नहीं। और एक बहुत ऊंची चोटी थी, उसके नीचे बोर्ड लगा हुआ, नीचे जमीन पर, कि ये जो गुफा है, बीच में गुफा थी, इसमें नानक लामा ने तपस्या की थी। अरे मैं की भाई कहाँ ये बुमला, और श्रद्धा हुई कि जाकर मतलब जहाँ इतने साल पहले नानक लामा आए, उस इलाके के लोग साधु संतों को लामा कहते हैं। राजा राम जी तो अच्छी तरह जानते हैं, उस इलाके में रहे हैं। तो मैंने कहा मत्था टेक कर आए। हम थोड़ा आगे चढ़े तो सांस फूलने लगी, तो हम यहीं से मत्था टेका भाई। तो मैंने बहुत बड़ा पूछा कि जहाँ लोग आते जाते रहते हैं, कहता अब तो बंद हो गए, पहले बहुत आते थे। मैं तो पंजाब से आते होंगे। नहीं पंजाब से तो कहते कोई नहीं आता, लोकल गाँव के आसपास के लड़के आते हैं। मैंने वो नानक लामा से क्या करने आते हैं? कोई लोकल जो लोग हैं वो तो कोई दोरजी है, कोई डोरमा है, कोई बांग चौक है, कोई कुछ है। कहते नहीं, जब एग्जामिनेशन होता है तो अपनी कापी गुफा में रख जाते हैं कि नानक लामा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन आ जाएगी। अब खुदा जाने नानक लामा का आशीर्वाद मिलने से फर्स्ट डिवीजन आती या नहीं आती, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन श्रद्धा कितनी है। एक बांग चौक एक दोरजी नानक लामा का आशीर्वाद ढूंढ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई इतने सालों के संकट के बावजूद हम इसलिए बचे रहे कि हमने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। लेकिन प्रिय मित्रों, शत्रुओं ने उसको नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। बस मेरा एक ही प्रार्थना है कि
जिन दिनों उनका जहाँ राज था उन दिनों रणनीति उनकी और थी, अब रणनीति बदल गई है। अब तलवार से चेंज नहीं होते, अब बंदूक से चेंज नहीं होते, अब सूचना क्रांति से खोपड़ी पर कब्जा किया जाता है। कई बार होता है भाई, आदमी हमारे यहाँ गांव में कई बार कहते हैं आदमी को मर जाता है ना कि भाई मर गया था, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर उंगली जलने लगी तो फिर जिंदा हो गया। तो लेकिन जब बोलता है कुछ और ही बोलता है। मरा रामलाल और है जिंदा भी रामलाल ही हुआ, लेकिन जब बातें करता है तो अजीब सी बातें करता है, समझ ही नहीं आती। तो लोग कहते हैं इसके शरीर में किसी और की आत्मा घुस गई है। तो आज विदेशी शक्तियां कोशिश कर रही हैं कि शरीर को भागता रहे, आत्मा कोई और घुस जाए। ये बड़ा खतरनाक एक्सपेरिमेंट है भाई। और आत्मा घुसे उसके लिए 1000 तरीके इस्तेमाल किए जाए। सबसे बड़ा तरीका सूचना टेक्नोलॉजी। सूचना से खोपड़ी को कब्जा कर लिया जाए। मैं चाहता हूं आप इस प्रकार से सोचें, मैं इतनी बम्बार्डमेंट करता हूं सूचनाओं की कि आप उससे घबराकर जो मैं चाहता हूं उसी प्रकार से सोचना शुरू करते हैं। विदेशी शक्तियों के पास उस प्रकार की ताकत है कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जे वाशिंगटन पोस्ट, जे फलाना पोस्ट, जे फेसबुक, जे फलाना बुक, जे फलाना बुक, 50 प्रकार की सूचनाएं फेंकते रहते हैं। मैं 100 पढ़ता हूं तो 1 क्लिक कर जाती है, बस वही मेरा पर्पस पूरा हो गया है। मित्रों, उस वक्त हमने 700 साल में जिंदा रहने की अपनी रणनीति बना ली थी, हम जिंदा रहे। आज हमें इन शत्रुओं से कैसे रणनीति बनाई जाए ताकि हम फिर जिंदा रहें। लेकिन इस पर एक गड़बड़ हुई है। इस पर हमारे कुछ लोगों के साथ जा पड़े हैं। हमारे लोग उनकी भाषा बोलते हैं। हमारे लोग कहते हैं कि तेरे टुकड़े 1000 होंगे। हमारे लोग हमारी बात पर कम विश्वास करते हैं, वेद की बात पर कम विश्वास करते हैं, गुरबाणी पर कम विश्वास करते हैं, तिरुवल्लुवर पर कम विश्वास करते हैं, रामायण पर कम विश्वास करते हैं। जो तो लंदन बड़ा बोलता है उसको थोड़ा ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं। कहते लंदन बड़ा कहना बुरा कहना है। मित्रों, आज हिंदुस्तान को वेद मैक्समूलर पढ़ा रहा है, गुरबाणी मैकालक पढ़ा रहा है, एजुकेशन मैकाले चला रहा है। ये 3M जो है, आपने तो पंचप्राण की बात की, ये 3M जो है बड़े खतरनाक है। हिंदुस्तान को वेद मैक्समूलर ना पढ़ाए, हिंदुस्तान को वेद दैरान क्यों नहीं पढ़ा सकता? हिंदुस्तान को वेद साथ लेकर क्यों नहीं पढ़ा सकता? हिंदुस्तान को वेद साइन क्यों नहीं पढ़ा सकता? गुरबाणी के लिए क्या हमें मैकालक को पकड़ना पड़ेगा? आज यूनिवर्सिटियों में जब गुरबाणी की बात होती कोर्ट का, तो मैकालक ये कहता है, मैं कम वक्तों मैकालक गुरबाणी आपको पढ़ा रहा है। हिंदुस्तान को अपनी भाषाओं में खुद अपने आप को जानना होगा। हिंदुस्तान समाचार का जब स्वपन श्रीकांत जोशी ने देखा था, उनके मन में ये सब कल्पनाएं थी, जितना उनसे हो सका उन्होंने किया, और असमय उनकी मृत्यु हो गई। मुझे लगता है आज परिस्थितियां अनुकूल हैं, हमें किसी न किसी ढंग से हिंदुस्तान को उसकी जुबान वापस करनी होगी। एक उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा, समय कम है। स्वामी जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा। कहते आप थोड़ा भाषा के मामले को ज्यादा तूल दे देते हो, ऐसा है नहीं। कई तो यही कहते हैं अंग्रेजी नहीं आती इसलिए हलन करते रहते हैं। तो मैं कहा भाई जी ठीक है, आप इसको ठीक है मानो। मुझे आप एक बात बताइए, आप दुनिया में कहीं भी जाइए, यादव जी तो राजा राम भाई साइंस के टीचर हैं, ही नोज बेटर देन मी। आप कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूयॉर्क, अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी का वो प्रॉस्पेक्टस उठाइए, हर 6वां 7वां जो प्रोफेसर है वो हिंदुस्तानी है। बॉटनी में, जियोलॉजी में, केमिस्ट्री में, मैथ में तो कोई हिंदुस्तानी घुस गया तो बाकी हथियार ही डाल देते हैं कि अब तो मैथ में मुकाबला है, अब तो हिंदुस्तानी आगे यही फंस पाएगा। हम सारी दुनिया को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार हमें कभी नहीं मिलता। नोबेल पुरस्कार किनको मिलता है? जो पोलैंड वाला ले गया, जो इंग्लैंड वाला ले गया। इंग्लैंड की सारी पॉपुलेशन आपके प्रयागराज से भी शायद कम हो। जो पोलैंड वाला ले गया, हंगरी वाला ले गया, जो कम खुद ही हंगरी है वो भी नोबेल पुरस्कार ले रहा है। जो रोमानिया वाला ले गया, पता नहीं दुनिया भर के कौन कौन ले जाते हैं। जो केमिस्ट्री में ले गया, पढ़ा हमारे हैं, नोबेल पुरस्कार को ले रहे हैं। इसका कारण क्या है?
देखिए मैं यूनिवर्सिटी में जब कुलपति बन गया था गलती से, उससे पहले मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में वाइस चेयरमैन था। तब मुझे स्कूल बड़े बुलाया करते थे। जब यूनिवर्सिटी में चल गया तो यूनिवर्सिटी बड़ा बुलाना शुरू कर दिया। तो मेरा एक स्टूडेंट था, मैं पहले भाखड़ा नगर में पढ़ाता था, हिंदी का कॉलेज में टीचर था। तो जब मैं एजुकेशन बोर्ड का वाइस चेयरमैन बना तो मेरे एक स्टूडेंट का फोन आया नंगल से ही, वो आसपास के गाँव का सब तरह। नंगल जो है, आप कभी तो गए हो भाखड़ा नंगल, तो पंजाब और हिमाचल का बॉर्डर है। तो पहाड़ी इलाका है, बैकवर्ड एरिया है, जैसे पहाड़ में होता ही है। तो उसका मुझे फोन आया कि गुरु जी मुझे पता चला आप एजुकेशन बोर्ड के वाइस चेयरमैन बन गए हो। मुझे ठीक ही पता चला। कहते गुरु जी मेरे स्कूल में आइए। तो मैंने आपके ध्यान में नहीं, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, BA कर ली थी, नौकरी नहीं मिला तो मैंने अपना स्कूल ही खोल दिया। तो शुक्र मैं तुमने स्कूल खोला, लोग तो यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, तो तुम तो स्कूल पर ही अटक गए। तो कहते मेरे स्कूल में आइए। मैंने कहा बेटा मुझे 25-30 साल हो गए कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ते पढ़ाते हुए, अब मैं स्कूल के बच्चों को क्या भाषण दूंगा, क्या बोलूंगा उनसे। नहीं गुरु जी कहते उसकी जरूरत नहीं, आप आ जाना। कहता एक बैनर लगाएंगे, फोटो हो जाएगी ना, फिर कहता हो जाए तो स्कूल में भी वाइस चेयरमैन आया है। तो मैं भाई इसी से तुम्हारा गुजारा होता तो आ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं गया उसके स्कूल में, बड़ा बैकवर्ड एरिया था, पहाड़ी इलाका था। तो जब मैं गया उसने स्कूल 100-150 स्टूडेंट थे, उसने खुद ही गाँव में खोला हुआ था। तो मैंने कहा जब तक तो लगा सीढ़ी लाकर कभी बैनर लगाया, कभी फोटोग्राफर बुलाया, कभी कुछ तैयारी कर रहा था बेचारा। तो मैंने कहा भाई जब तक तुम तैयारी करते हो ना, ये स्टूडेंट 9वीं 10वीं के 10-15 बिठा दो, मैं फिर उनसे थोड़ा गपशप करता रहूँ। उन्हें दरी पर बिठा दिया और मैं भी कुर्सी डालकर बैठ गया, गपशप करने लगा। तो जैसे मास्टर को आदत होती है कि भाई पूछो बेटा कुछ जो पूछना चाहते हो। तो बच्चे तो पूछते नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो यदि बच्चा पूछे तो हम डांटते हैं उसको कि तुम मुफ्त बहुत पढ़ते हो, सिर्फ की बातें कम करते हो। क्योंकि हमें खतरा रहता है कि कम घर से पढ़ कर आए तो हमें तंग करेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम शुरू में डांटते हैं कि खबरदार। तो मैंने 5-6 बार कहा बेटे पूछो कुछ जो पूछना चाहते हो। तो ये लड़का थोड़ा लगा हिलने डुलने, मुझे लगा था पूछना चाहते कुछ। तब तक प्रिंसिपल भी आ गया। जैसे ही प्रिंसिपल ने उसको देखा है हिलते हुए, वो कहता तू फिर बड़ा हो गया। कहता गुरु जब भी मैं किसी को बाहर से बुलाता हूँ ये ऐसा बेवकूफ है, ऊट पटांग पूछता रहता कुछ ना कुछ, सारा शो ही बिगाड़ देता है। कहता मैं इसको दाखिल नहीं करना था, कहते इसका बाप बहुत गरीब है, पैसे नहीं उसके पास। मेरे पास पैर पकड़ लिए उसने, तब मैं जाकर सुबह उठता है, कहता बकरी चराने जाता है और जंगल से सीधा स्कूल में आ जाता है। तो मैं भी भैया स्टैंड ले चुका था कि पूछो, मैं भी पीछे तो नहीं हट सकता था। मैंने तो कोई भैया पूछने तो मैंने फिर उसको हल्ला दे दी। मैंने पूछो बेटे कोई डरने की बात नहीं। वो खड़ा हो गया, कहता सर एक मेरे प्रश्न मेरे दिमाग में बहुत दिनों से घूम रहा है। मेरे बेटे पूछो, वही तो मैंने कहा कि पूछो कुछ है तो। कहता जिस कमरे में हमारी क्लास लगती है उस कमरे में एक छिपकली घूमती रहती है। अब ऐसे मुझे थोड़ा शक पड़ा, मैंने कहा शरारती लगता है कि छिपकली का मुझसे क्या लेना देना भाई। तो मैंने कहा बेटे पूछना क्या चाहते हो। कहता सर एक दिन देखा छिपकली की पूंछ कट गई थी। दीवारों पर छिपकली घूमती रहती है, उनकी पूंछें कट जाती है, आमतौर पर लड़ती है तो पूंछ कट जाती है। मैं कहा फिर। कहता 7-8 दिन बाद सर देखा पूंछ फिर आ गई। छिपकली जब पूंछ कटती है तो उगाती है 8-10-15 दिन में। मैंने बेटे तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो, छिपकली की पूंछ कट गई फिर आ गई तो मैं इसमें मतलब हाउ आई एम रिस्पांसिबल फॉर दैट, मेरा इससे क्या लेना देना है। कहता सर मेरे पिताजी की उंगली कट गई थी, 3 साल हुए दोबारा नहीं आई। अब भाई जब उसने ये कहा सब क्लास हंस पड़ी, बच्चे हंस पड़े। लेकिन आप एक बात ध्यान में रखिए, आज अरबों रुपए प्रयोगशालाओं में इस बात पर खर्च हो रहे हैं कि छिपकली में ऐसी क्या बात है, उसका कोई अंग कटता है तो रीजनरेट हो जाता है, आदमी का अंग कटता है तो रीजनरेट क्यों नहीं होता। दिस इज नॉट बेसिक आइडिया। बेसिक आइडिया पर नोबेल पुरस्कार मिलते हैं, अप्लाइड साइंस पर नोबेल पुरस्कार नहीं मिलते हैं। और बेसिक आइडिया आने की उम्र होती है, सबसे बड़ी बात ये भाई। अब आप कहें अग्निहोत्री जी की खोपड़ी में बेसिक आइडिया नहीं है। अब मुझे तो ये खतरा कि जाऊंगा तो मुझसे डांटेगी कि आपको कहा था कि टोपी दूसरी लेना, सर्दी बड़ी है, ठंड लग जाएगी, ये हो जाएगा, इनकम टैक्स वालों की स्लैब बढ़ रही है, उधर से ये कट रहा है, पेंशन आ नहीं रही।
50 प्रकार की, और रास्ते में देखना नहीं सब्जी सस्ती मिलती तो वही लिया। तो अब मेरी खोपड़ी में बेसिक आइडिया ये आएंगे। बेसिक आइडिया आने की उम्र होती है 10 साल से लेकर 25-30 साल तक। और एक बात ध्यान रखिए, बेसिक आइडिया सदा अपनी मातृभाषा में आते हैं। जो बकरी चराकर आ रहा है उसकी खोपड़ी में नहीं विचार है कि छिपकली की पूंछ काट के पिताजी क्यों बोलते हैं। जो बाबा ब्लैक शीप गा रहा है उसने जिंदगी में शीप नहीं देखी, और जो शीप को चरा रहा है उसको गाने की जरूरत नहीं है, उसके दिमाग में आइडिया आते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो शहर में बैठकर गा रहा, उसने कभी स्टार देखे नहीं क्योंकि प्रदूषण इतना है। जो स्टार रोज पहाड़ में बैठकर देखता है उसको गाने की जरूरत नहीं, उसके दिमाग में विचार आता है। क्या आता है कि ये चंद्रमा इतनी दूर है, माँ तो कहती गंदा मामा है, कभी क्या मैं इस पर पहुंच सकता हूँ। बस आप मान लीजिए जिस दिन आपके दिमाग में एक बार आ गया कि क्या मैं पहुंच सकता हूं, आपने चंद्रमा पर जाने की यात्रा शुरू कर दी। बेसिक आइडिया जो है, और जिस उम्र में बेसिक आइडिया आता है उस उम्र में हम क्या करते, बच्चे को मार मार कर उसके दिमाग में एक विदेशी भाषा ठूंसते हैं कि इस कम वक्त के दिमाग में बेसिक आइडिया ना जाए। इतना तंग करते उस भले मानस को कि उसके बेसिक आइडिया तो आएगा वो दुनिया भर की। फिर मैंने इसलिए कहा भाई हम दुनिया भर को फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, लेकिन बेसिक आइडिया जिस उम्र में आते हैं उस उम्र हम बच्चों को खा लेते हैं। प्रिय मित्रों, हिंदुस्तान अपनी भाषा में बोले, मैं लास्ट भाई आप कहेंगे मास्टर लोग हैं भाई, लास्ट बात की समझ एक देखिए, मैं राजाराम जी से ही शुरू करता हूँ। राजाराम जी तो फिजिक्स के हैं, मैंने मैट्रिक की है, मान लीजिए पंजाबी मीडियम से की है। हम 3 मित्र हैं, मैं हूं, राजाराम जी हैं, सरदार जी हैं। हमारी तीनों की मातृभाषा पंजाबी है। हमें फिजिक्स पढ़ने की इच्छा है। हम तीनों आ गए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि फिजिक्स के प्रोफेसर को मिले कि प्रोफेसर फिजिक्स पढ़ने की बहुत इच्छा है, पंजाबी मीडियम से मैट्रिक की है और हम तीनों की मदर टंग पंजाबी है, आप फिजिक्स पढ़ा लीजिए। वो कहता आपका दिमाग खराब है, फिजिक्स पंजाबी में टक जा सकती है। फिजिक्स जानने के लिए पहले अंग्रेजी जानना जरूरी है, फिर फिजिक्स आएगी। हम तीनों सोचा भाई ये भी रास्ता थोड़ा लंबा है, इसमें कोई नुकसान नहीं। हम तीनों ने पैसे इकट्ठे किए कि राजाराम जी आप ऐसा करो, इंग्लैंड चले जाओ, किराया हम देते हैं, पहले वहां अंग्रेजी सीखो, 2 साल अंग्रेजी सीखने के बाद फिजिक्स सीखो। हम तीनों ने जेब से पैसे निकाले, इनको भेजा वहां, लंदन गए, 2 साल अंग्रेजी सीखते रहे, बढ़िया सीख ली भाई। 2 साल वहां रहे तो किसी देश में रहो तो भाषा तो आ जाती है। मैं ईरान में 1 साल रहा था, फारसी बोल देता था, समझ भी लेता था। इसका मतलब ये नहीं था मैं बुद्धिमान एक्स्ट्रा बुद्धिमान हो गया था, प्रैक्टिस की बात होती, लैंग्वेज तो प्रैक्टिस है। तो ये वहां रहे, 2 साल अंग्रेजी सीख ली, फिर उन्होंने 3 साल लगाकर वहां फिजिक्स सीखी। अब ये वापस आ गए हैं, हमने बड़ा स्वागत किया, एयरपोर्ट पर लेने गए सब। अब हमने कहा अब हमें फिजिक्स थोड़ा बताओ। ये कहते हैं कि फिजिक्स क्या पंजाबी में पढ़ाई जा सकती है? अब भाई मैंने कहा राजाराम जी यू हैव ए पीस ऑफ नॉलेज, और आपकी भाषा भी वही मेरी भाषा, तो आप उसको ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते? कहते नहीं, बड़ा मुश्किल है। फिर मुझे एक और शक है, मैंने कहा आपको फिजिक्स समझ आ गई है कि नहीं आई? देखिए भाई, यदि मुझे किसी सब्जेक्ट की नॉलेज है तो मैं अपनी भाषा में दूसरे स्टूडेंट को ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकता? मुझे डाउट रहती है, जो लोग ये कहते हैं नहीं पढ़ाई जा सकती, मुझे उनके ज्ञान पर ही डाउट हो जाता है। नॉलेज को पहले डाइजेस्ट करना पड़ता है, डाइजेस्ट करने के बाद अपने शब्दों में ट्रांसमिट करना पड़ता है। जिनको डाइजेस्ट नहीं होती, नॉलेज उनकी छाती पर पड़ी रहती है, जैसे रोटी केवल छाती पर रहती है, खट्टे डकार आ रहे हैं। जो बहुत ज्ञानवान बनते हैं, मुझे शक होते खट्टे डकार ले रहे हैं। जो व्यक्ति नॉलेज को अपनी मातृभाषा में ट्रांसमिट नहीं कर सकता, ही इज बैड कंडक्टर ऑफ नॉलेज। फिजिक्स पर जो कहते हैं वन शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सम आर गुड कंडक्टर, सम आर सेमी कंडक्टर, लेकिन ये लोग दे आर बैड कंडक्टर ऑफ नॉलेज, और ये हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की कोशिश है। और प्रिय मित्रों, आज ये मैंने सब बातें इसलिए कही क्योंकि आज माननीय श्रीकांत जोशी जी का जन्मदिन है। हम उन्हीं के निमित्त एकत्रित हुए हैं। हमारे जो 5 प्राण हैं, उन 5 प्राणों की आधार भूमि जो है, इस आधार भूमि पर महल बन सकता है, वो महल हमारा अपना होगा। यदि इस आधार भूमि पर महल नहीं बनाएंगे तो महल सुंदर तो हो सकता है, पर विदेशी महल होगा, हमारा अपना नहीं होगा। बहुत बहुत है।